Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the new class of corporate finance. In today's lecture, we will discuss what is preferred stock, what are the rights of preferred stockholder, and what are the features of preferred stock. प्रेफर्ड स्टॉक, जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, इनको प्रेफरेंस हासिल होती है ओवर द कॉमन स्टॉक होल्डर्स। किस हवाले से प्रेफरेंस होती है इनको? कि आपका जो अकाउंटेंट है वो क्या करता है, ओनर्स इक्विटी सेक्शन के अंदर आपके प्रेफर्ड स्टॉक को भी मेंशन करते हैं और इसी के साथ साथ कॉमन स्टॉक को भी रिप्रेजेंट करता है ओनर इक्विटी सेक्शन के अंदर। आपका अकाउंटेंट इसको कंसीडर करता है पार्ट ऑफ ओनर इक्विटी, जबकि आपका जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो ये समझता है कि इट मस्ट बी समवेयर बिटवीन डेट एंड इक्विटी, कि इसमें कुछ फीचर्स डेट के हैं, कुछ फीचर्स इक्विटी के हैं, इसी वजह से इसको डेट और इक्विटी के दरमियान होना चाहिए। तो हम यहां पर ये देखते हैं कि अगर प्रेफरेंस शेयर हैं, प्रेफर्ड शेयर्स हैं, तो प्रेफर्ड शेयर्स में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसको दूसरे नाम क्या दिए जा सकते हैं। Preferred stock are also known as hybrid source of financing. It is also known as quasi debt. It is also known as equity bond. तीनों में हम हाइब्रिड सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग की बात करें, कोजी डेट की बात करें या इक्विटी बॉन्ड की बात करें, इसमें नाम से भी जाहिर हो रहा है कि इसमें दो या दो से ज्यादा के फीचर्स पाए जाते हैं। मतलब ये हुआ कि कुछ फीचर्स प्रेफर्ड स्टॉक में कॉमन स्टॉक के होते हैं और कुछ फीचर्स यहां पर डेट के हुआ करते हैं। कैसे? कॉमन स्टॉक की तरह इनके पास भी इनको जो रिटर्न मिलता है वो डिविडेंड की सूरत में मिला करता है। ठीक है, अगर कंपनी कुछ प्रॉफिट अर्न करती है तो वो प्रॉफिट जब शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कॉमन स्टॉक को जैसे डिविडेंड मिलता है, सेम इज द केस विद प्रेफर्ड स्टॉक। और प्रेफर्ड स्टॉक वालों को जब डिविडेंड मिलेगा तो वो कॉमन स्टॉक वालों से पहले मिलेगा। इसी वजह से इनको एक नाम प्रेफर्ड स्टॉक भी दिया जाता है कि इनको प्रेफरेंस होती है at the event of distribution of income as well as in case of distribution of assets. तो कॉमन स्टॉक के ऊपर इनको प्रेफरेंस होती है, इनको तरजीह दी जाती है, फोकियत दी जाती है। जबकि डेट की तरह, जैसे डेट में जो आपका कूपन होता है या इंटरेस्ट होता है वो फिक्स्ड होता है, तो कॉमन स्टॉक होल्डर्स वालों को अगर आप डिविडेंड देंगे तो वो फिक्स्ड नहीं हुआ करता, लेकिन जब प्रेफर्ड स्टॉक वालों को डिविडेंड पे करेंगे तो वो यूजुअली क्या होता है, फिक्स्ड हुआ करता है। तो कॉमन स्टॉक प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर जो डिविडेंड मिल रहा है आपको वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। लेकिन ये जब फिक्सेशन ऑफ डिविडेंड है ये कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कि डिविडेंड जब भी आपको पे किया जाएगा जरूरी नहीं है कि हर मर्तबा आपको डिविडेंड पे किया जाए। जैसे डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड हुआ करता है और पीरियडिकली आपने कंपल्सरी ये डिविडेंड पे करना है। इन केस ऑफ कॉमन स्टॉक देयर इज नो नीड टू पे डिविडेंड इफ यू हैव बेटर ऑप्शंस ऑफ इन्वेस्टिंग दैट वेरी प्रॉफिट्स। इसको हम यूं देख लेते हैं
कि तो पहला जो डिफरेंस हमने देखा, या पहले पॉइंट पर जब हमने इसको बयान करने की कोशिश की कि प्रेफर्ड स्टॉक को जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है, लेकिन ये डिविडेंड डिपेंड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन के ऊपर। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुनासिब समझेंगे तब तो आपको डिविडेंड पे करेंगे, अदरवाइज डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपको डिविडेंड नहीं मिलता है तो एज पर रूल आप कोर्ट में नहीं जा सकते। कोर्ट में नहीं जा सकने का मतलब ये होगा कि आप अगर कोर्ट में जाते भी हैं तो आपके फेवर में डिसीजन नहीं होने वाला। तो इसी वजह से इसको हाइब्रिड सोर्स, कोजी डेट या इक्विटी बॉन्ड, कोजी का मतलब यहां पर पार्शियल के कॉन्टेक्स्ट में हम ले रहे हैं कि कोजी मींस पार्शियल, ठीक है, कि ये डेट है लेकिन पार्शियल है। इक्विटी बॉन्ड कि इक्विटी मींस ओनर इक्विटी और बॉन्ड, तो इक्विटी और बॉन्ड इसमें दोनों की खसूसियात पाई जाती हैं, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, इक्विटी बॉन्ड, कोजी डेट या हाइब्रिड सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, प्रेफर्ड स्टॉक के अदर नेम्स हैं। अगर आप लोन हासिल करते हैं और लोन को के ऊपर आप टाइम पर इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं, तो ऐसे या कूपन पेमेंट नहीं करते हैं, दोनों सूरतों में जो क्रेडिटर है वो आपके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है। जबकि इन केस ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक अगर आप डिविडेंड पे नहीं करते हैं तो भी शेयर होल्डर जो है, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर जो है, वो आपके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकता। मींस कि चूंकि अकाउंटेंट उसको एज ओनर कंसिडर कर रहा है, ओनर्स इक्विटी सेक्शन में उसको शामिल कर रहा है, तो ये ऐसे है कि आप अपने अगेंस्ट कोर्ट में जा रहे हैं, तो डिसीजन डेफिनेटली आपके हक में नहीं होने वाला। दैट्स वाई हम ये लफ्ज यूज करते हैं कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट हम बात कर लेते हैं, पार वैल्यू वर्सेस नो पार वैल्यू। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की थी कि कॉमन स्टॉक के केस में कुछ जो शेयर्स होते हैं वो पार वैल्यू पर ट्रेड होते हैं और कुछ शेयर्स विदाउट पार वैल्यू ट्रेड हुआ करते हैं। आपका जो रजिस्ट्रार है वो आपको अलाउ करता है कि यू कैन फ्लोट योर शेयर्स एट पार वैल्यू और विदाउट पार वैल्यू। और हमने ये भी कहा था कि ये जो पार वैल्यू होती है ये नॉमिनल वैल्यू होती है। इन केस ऑफ लिक्विडेशन, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, आपको जो पेमेंट मिला करती है वो आपकी पार वैल्यू के हिसाब से नहीं मिला करती, बल्कि अगर कुछ अमाउंट बच गई, रेजिडुअल क्लेम्स जिसको हमने कहा था कि रेजिडुअल क्लेम्स होते हैं कि अगर जो अमाउंट बच गई तो आपको उसमें से हिस्सा मिलेगा एसेट्स में से, अदरवाइज आपको कोई अमाउंट रिसीव नहीं हुआ करेगी। प्रेफर्ड स्टॉक में पार वैल्यू और नो पार वैल्यू का कंसेप्ट थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज जब आप पार वैल्यू की बात करते हैं, रजिस्ट्रार के पास आप जाते हैं और आप कहते हैं कि जी आपके जो प्रेफर्ड शेयर्स हैं वो एक स्पेसिफाइड प्राइस पर, एक स्पेसिफिक फेस वैल्यू पर, पार वैल्यू को फेस वैल्यू का लफ्ज नाम भी हम इसके लिए यूज करते हैं, तो फेस वैल्यू पर जब भी आप कोई स्टॉक बेचेंगे, चूंकि उस पर डिविडेंड फिक्स्ड होता है, ठीक है, तो उस पर चूंकि डिविडेंड फिक्स होता है तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, पार वैल्यू की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। सपोज आपको कहा जाता है कि एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स आर अलाउड टू इशू at a specific par value, let's say ₹100 par value, शेयर्स, और ये शेयर्स कौन से, प्रेफर्ड शेयर्स। प्रेफर्ड शेयर्स आर अवेलेबल फॉर सेल
with 5% डिविडेंड, विद 5% डिविडेंड और 5% डिविडेंड रेट। तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पर जो पार वैल्यू है ये ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल कर लेती है कि इस $100 के पार वैल्यू के शेयर के ऊपर जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी आपको 5% डिविडेंड पे करेगी, विच मीन्स दैट डिविडेंड विल बी इक्वल टू ₹5 पर शेयर। जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी आपको $5 का डिविडेंड मिला करेगा। ठीक है, तो पार वैल्यू की इंपॉर्टेंस यहां पर इसलिए ज्यादा होती है। और यह भी याद रखिएगा कि जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही होगी और उसके साथ परसेंटेज का कंसेप्ट यूज करेगी, ये ज्यादातर पार वैल्यू के कंसेप्ट में यूज होगा कि जब शेयर्स पार वैल्यू पर ट्रेड हो रहे होंगे तो वहां पर जो डिविडेंड आपको बताया जाएगा वो होगा परसेंटेज फॉर्म में। सपोज आपको कहा जाएगा कि $30 5% पार वैल्यू, $30 5% डिविडेंड, सॉरी $30 5% शेयर्स आर अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, $30 5% प्रेफर्ड स्टॉक्स आर अवेलेबल फॉर सेल। तो इसका मतलब क्या होगा कि $30 उसकी फेस वैल्यू हो जाएगी और 5% उसके ऊपर डिविडेंड मिलेगा जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। इन केस ऑफ नो पार वैल्यू, एक कंपनी ने ऑलरेडी कुछ शेयर्स फ्लोट किए थे और शेयर्स फ्लोट करने के बाद आज वो दोबारा अपने मजीद शेयर्स मार्केट में फ्लोट करना चाह रही है, सेकंड टाइम राउंड अपने शेयर्स फ्लोट करने जा रही है। तो ऐसी सूरत में रजिस्ट्रार आपको अलाउ कर सकता है कि यू कैन इशू शेयर्स एट एनी प्राइस विच इज डीम्ड फिट बाय द मैनेजमेंट। तो ऐसी सूरत में आप ये देखते हैं कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस क्या सिचुएशन क्रिएट कर रही हैं और अकॉर्डिंगली आप मार्केट प्राइस के करीब करीब कोई भी रेट सेट कर सकते हैं। ऐसी सूरत में नॉर्मली जब आप डिविडेंड उसमें स्टेट करते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर कर डिविडेंड की डिस्क्रिप्शन देते हैं कि डिविडेंड हम कितना पे करने जा रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, सपोज $3 प्रेफर्ड स्टॉक $3 preferred stock are available sale at $75 पर शेयर। यहां पर क्या हम बेसिकली कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डिविडेंड होगा दैट विल बी $3। ठीक है, और उसकी जो प्राइस होगी, मार्केट प्राइस जिस पे आप बेचने जा रहे हैं, जो कि नो पार वैल्यू के केस में है, वो क्या होगी, $75 होगी। ठीक है, तो नो पार वैल्यू का कंसेप्ट आप जब यूज करेंगे तो वहां पर जो डिविडेंड मेंशन करेंगे तो डिविडेंड मेंशन करते हुए आप डॉलर्स में, करेंसी साइन में बताएंगे कि हम कितना डिविडेंड पे करने जाएंगे एंड दैट विल रिमेन फिक्स्ड इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, और उसकी जो करंट मार्केट प्राइस है या उसकी जो विदाउट पार वैल्यू जो आप उसकी वैल्यू, उसकी प्राइस सेट कर रहे हैं, दैट इज $75 पर शेयर। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जब आप पार वैल्यू के साथ शेयर्स फ्लोट करने जा रहे होते हैं तो यूजुअली आप डिविडेंड को जो स्टेट करते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, और जब करेंसी फॉर्म में डिविडेंड को डिस्क्रिप्शन देते हैं तो ऐसी सूरत में आप नॉर्मली जो शेयर्स फ्लोट कर रहे होते हैं वो विदाउट पार वैल्यू इशू कर रहे होते हैं।
राइट्स ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर। लेकिन उससे तरफ जाने से पहले थोड़ा सा अगर हम यूं देख लें, इनको हम डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू वोटिंग पावर। तो प्रेफर्ड स्टॉक वालों डेट के पास वोटिंग पावर नहीं हुआ करती। प्रेफर्ड स्टॉक वालों के पास नॉर्मली नहीं होती है, नो और मिनिमम, ठीक है। और जब कॉमन स्टॉक की बात आएगी तो इनके पास वोटिंग पावर होती है यस और मैक्सिमम। अगर हम कंपैरिजन की बात करेंगे कि प्रेफर्ड स्टॉक वालों को भी आपने कुछ वोटिंग पावर असाइन कर दी, तो इनके पास वोटिंग पावर मिनिमम होगी और कॉमन स्टॉक वालों के पास फिर वोटिंग पावर मैक्सिमम हुआ करेगी। इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में फर्स्ट क्लेम सबसे पहले किसका होगा? इनकम स्टेटमेंट में जो आपका प्योर प्रॉफिट होता है, प्योर प्रॉफिट में से सबसे पहले आप क्या माइनस किया करते हैं? इंटरेस्ट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट माइनस किया करते हैं। एबिट जो होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इनकम स्टेटमेंट में उसमें से आप क्या माइनस किया करते हैं? आप वहां से माइनस किया करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो सबसे पहले किसको रिटर्न मिल रहा है? आपके क्रेडिटर को, जो आपने लोन लिए है। फिर सेकंड क्लेम किसका होगा? आपके प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स का होगा और कॉमन स्टॉक वालों का लास्ट क्लेम होगा, ठीक है। सेम इज द केस विद एसेट्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो एसेट्स डिस्ट्रीब्यूशन में भी सेम यही प्रैक्टिस होती है कि एसेट्स अगर कंपनी के लिक्विडेट किए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके क्रेडिटर्स को पेमेंट की जाएगी, फिर प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स वालों को, और फिर लास्ट में आपके कॉमन स्टॉक होल्डर्स को पेमेंट मिलेगी अगर कुछ बच गया तो, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रैक्टिस होती है। इसी वजह से हम इसको प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं, प्रेफर्ड शेयर्स कहते हैं कि इनको फोकियत या इनको तरजीह होती है। इनको तरजीह किसकी निस्बत मिल रही होती है? कॉमन स्टॉक के ऊपर, कि कॉमन स्टॉक की निस्बत इनको फोकियत हासिल हुआ करती है और इनका नंबर डेट्स के बाद होता है। तो इस चूंकि इसमें दोनों के दरमियान में पड़ा हुआ है, डेट और इक्विटी के दरमियान में पड़ा हुआ है, तो इसी वजह से इसको हाइब्रिड सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग या कोजी डेट या इक्विटी बॉन्ड का नाम भी दिया जाता है। Basic rights of preferred stock holders. Basic rights of preferred stock holders, हमारा इसमें अगेन वही राइट्स की हम बात कर लेते हैं। राइट ऑन एसेट्स, राइट ऑन अर्निंग्स एंड वोटिंग राइट। तो पहले हम देख लेते हैं। राइट ऑन एसेट्स, राइट्स ऑन इनकम या राइट्स ऑन अर्निंग्स, ये हमारे पास एक फर्स्ट राइट होता है कि व्हेन एवर कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड दे विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड। ये इनका राइट होता है कि ये डिविडेंड रिसीव करेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे याद रखने वाली, अगेन ये रिपीट कर रहा हूं कि ये जो डिविडेंड डिक्लेरेशन होगी ये डिपेंड करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन के ऊपर। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
मुनासिब समझेंगे तो इनकम में से प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को डिविडेंड पे करेंगे। और चूंकि हमने ऑलरेडी कहा हुआ है कि डिविडेंड इनका फिक्स्ड होता है तो वो डिविडेंड इनको मिलेगा और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड इनको मिलता रहेगा। जब भी कंपनी ये डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो दे विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव दैट वेरी डिविडेंड। सिमिलरली राइट ऑन एसेट्स, अगर एक कंपनी लिक्विडेट हो जाती है और ये जो लिक्विडेशन है चाहे ये वॉलंटरली है या कंपल्सरी है, एक चीज यहां पे समझ लें कि वॉलंटरली लिक्विडेशन या कंपल्सरी लिक्विडेशन में थोड़ा सा फर्क हुआ करता है। जब हम कंपल्सरी की बात करते हैं तो ये कोड ऑफ लॉ की तरफ से आपको कुछ एक ऐसे ऑर्डर जारी किया जाता है कि अब आप मजीद अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। उसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं, या तो यह है कि आप अपने जो लोन हासिल किए थे, जो डेट हासिल किया था, वो आप रीपे करने की पोजीशन में नहीं रहे हैं, या दूसरा इसमें फैक्टर ये हो सकता है कि आपने लोन तो अपने टाइम पर पे कर रहे थे, लेकिन एक हम कंसेप्ट पढ़ते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, लास्ट टाइम आपने पढ़ा भी था कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि जो एट द ऑप्शन ऑफ प्रॉमिसी होते हैं कि प्रॉमिसी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रहने दे, चाहे तो उसको अगर वो कैंसिल करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है, वैलिड के बजाय वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, कोई एक ऐसा लाइन ऑफ बिजनेस जो पहले वैलिड था, अब ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से कुछ ऐसे कानून में तब्दीली हुई है और उन तब्दीलियों की वजह से अब वो बिजनेस वैलिड नहीं रहा, तो ऐसी सूरत में कोर्ट आपके बिजनेस को खत्म करने की इंस्ट्रक्शन जारी कर देगी, ऑर्डर कर देगी और आपको अपना बिजनेस खत्म करने पड़ेगा। तो ये क्या है, कंपल्सरी लिक्विडेशन। दूसरी सूरत में होती है वॉलंटरी लिक्विडेशन। वॉलंटरी लिक्विडेशन में यह होता है कि आपके पास इस करंट लाइन ऑफ बिजनेस में ज्यादा कोई चार्म नहीं रहा, या एक बेहतर अपॉर्चुनिटी, अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है, तो ऐसी सूरत में अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, वाइंड अप करके नेक्स्ट बिजनेस की तरफ मूव कर सकते हैं। दोनों सूरतों में क्या होगा, कंपनी के एसेट्स को बेचा जाएगा और कंपनी के एसेट्स को बेचने के बाद क्रेडिटर्स के क्लेम्स को सेटिस्फाई किया जाएगा। क्रेडिटर्स के क्लेम्स को सेटिस्फाई करने के बाद किसको पेमेंट की जाएगी, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को। प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को जब पेमेंट की जाएगी तो हम ये कह रहे हैं कि ये उनका राइट होता है एसेट्स के ऊपर, कि एसेट्स की जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स में प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर का राइट होगा और इनको प्रेफरेंस हासिल होगी, फोकियत हासिल होगी ओवर द कॉमन स्टॉक होल्डर्स। ठीक है जी, लास्ट इसमें एक हम राइट देख रहे थे, वोटिंग राइट। कॉमन स्टॉक की निस्बत, जैसे कॉमन स्टॉक में हमने बात की थी कि कुछ कॉमन स्टॉक ऐसे होते हैं, उसमें हम क्लासेस की अगर बात ना करें, ऑर्डिनरी कॉमन स्टॉक की बात करें, तो वहां पर कॉमन स्टॉक के जितने भी शेयर्स होते हैं उनके अगेंस्ट आपको एक राइट होता है जिसके अगेंस्ट आप वोट कास्ट कर सकते हैं, दैट इज 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। ठीक है, प्रेफर्ड स्टॉक वालों को जनरली आप वोटिंग राइट नहीं दिया करते हैं। ठीक है, इसमें ये खूबी जो होती है ये थोड़ी सी डेट के साथ मिलती जुलती है, लोन के साथ मिलती जुलती है, कि जैसे आप अपने क्रेडिटर्स को या राइट नहीं देते हैं कि वो आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंटरफेयर करें या डायरेक्टली इन्वॉल्व हों, तो इसी तरह से आप प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर वालों को भी इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस अलाउ नहीं करते हैं कि वो आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अफेक्ट करें। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ एक स्पेशल कंडीशंस ऐसी हो सकते हैं, कुछ स्पेशल केसेस ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें आप अपने प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स वालों को कुछ वोटिंग पावर देते हैं, लेकिन ये मिनिमल हुआ करती है, मिनिमम लेवल पे हुआ करती है, और इसकी मदद से वो क्या कर सकते हैं, लाइक आपके अगर 11 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं तो 11 में से 1 या 2 मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसकी तरफ से नॉमिनेट हो जाएंगे, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स की तरफ से होंगे। ठीक है, और वो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर एटलीस्ट अपनी आवाज उठा सकेंगे। जैसे कोई एक मुल्क है, वहां पर कुछ एक स्पेसिफिक रिलीजन के लोग रह रहे हैं, ठीक है, और वहां पे कुछ माइनॉरिटी वाले भी रह रहे हैं, तो अब माइनॉरिटी वालों के हवाले से अगर कोई भी कानून साजी हो रही है या उनके अगेंस्ट कोई कानून साजी होने जा रही है, तो ऐसी सूरत में अगर वहां पर
उस माइनॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर मौजूद होंगे तो वो क्या कर सकते हैं, टाइमली अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये जो डिसीजन आप लेने जा रहे हैं ये डिसीजन एज ए होल हमारी कम्युनिटी को अफेक्ट करेगा। सो बेहतर ये है कि ये डिसीजन आप ना लें। तो ऐसी सूरत में हो सकता है कि वो मेजॉरिटी अगर वो गलती से भी एक डिसीजन लेने जा रहे थे तो वो डिसीजन लेने से रुक जाएंगे। तो सेम इसी पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए आप वोटिंग पावर असाइन कर देते हैं अपने कॉमन स्टॉक होल्डर्स को, जिनकी प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को, जिनकी मदद से वो अपने कोई एक आध बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से अपना मेंबर इलेक्ट करवाने में कामयाब हो जाते हैं और एज ए प्रेशर ग्रुप वो वहां पे काम करते हैं कि अगर प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स के राइट्स की कहीं पर वायलेशन हो रही हो तो वो उसको सेफगार्ड कर सकें, उसको प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, अदरवाइज इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स के पास वोटिंग पावर नहीं हुआ करती। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। फीचर्स ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कि कुछ जो प्रेफर्ड स्टॉक हैं इसमें कुछ फीचर्स ऐड हो सकते हैं। तो वो कौन से हो सकते हैं उनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट इसमें जो फीचर होता है दैट इज रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स। Restrictive covenants रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स, कोवेनेंट से मुराद यहां पे हम ले रहे हैं एग्रीमेंट्स। ठीक है, कोवेनेंट से क्या मुराद है, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। तो क्या मतलब हुआ, वो एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, किस चीज से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, किसी एक स्पेसिफिक एक्शन के परफॉर्म करने से, या आपको बाउंड कर रहे हैं कि आप कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्शंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जांपल प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि आपने चूंकि हमें वोटिंग पावर असाइन नहीं की हुई, तो अब अगर आज आप हमें प्रेफर्ड स्टॉक बेच रहे हैं, कुछ अरसे बाद, कुछ एक स्पेसिफिक ईयर्स गुजरने के बाद अगर आप दोबारा कोई भी प्रेफर्ड स्टॉक इशू करेंगे तो वो प्रेफर्ड स्टॉक और हम जो हमने आज से 5 साल पहले जो प्रेफर्ड स्टॉक परचेज किए थे, दोनों का स्टेटस सेम हो जाएगा, इक्वल कंसीडर होंगे, बिकॉज दोनों के पास वोटिंग पावर है नहीं और दोनों को जो डिविडेंड मिलेगा या एसेट्स में डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो कॉमन स्टॉक से पहले मिलेगी और क्रेडिटर्स के बाद मिलेगी, तो दोनों का स्टेटस सेम हो जाएगा। तो अब इस चीज को आप मेंटेन करने के लिए प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर अपने कंपनी को बाउंड कर सकती है, इशूइंग फर्म को बाउंड कर सकती है कि वो नए प्रेफर्ड स्टॉक जब भी इशू करेंगे, नए प्रेफर्ड स्टॉक, हमें आज अपने प्रेफर्ड स्टॉक बेच दिए, सब्सीक्वेंट इशुएंस ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक विल बी ट्रीटेड एज सबऑर्डिनेटेड प्रेफर्ड स्टॉक्स। ठीक है, सब्सीक्वेंटली अगर आप कोई भी प्रेफर्ड स्टॉक इशू करेंगे प्रेफर्ड स्टॉक जो भी इशू होंगे दैट विल बी ट्रीटेड एज सबऑर्डिनेटेड। सबऑर्डिनेटेड प्रेफर्ड स्टॉक के तौर पर उनको ट्रीट किया जाएगा। सबऑर्डिनेटेड का मतलब यह होगा कि हमें डिविडेंड पहले मिलेगा, उनको डिविडेंड बाद में मिलेगा। एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी तो एसेट्स हमें पहले मिलेंगे और सबऑर्डिनेटेड प्रेफर्ड स्टॉक वालों को एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन में हिस्सा उनका बाद में आएगा। तो इस तरह से एक हायरार्की आप बना लेते हैं। तो ये क्या है, एक रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट आपकी तरफ से इंपोज हो गया। किसकी तरफ से, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स की तरफ से, कि प्रेफर्ड स्टॉक जिन लोगों ने आपके परचेज किए हैं वो कंपनी को, इशूइंग फर्म को, जिसको हम इश्वर भी कहते हैं आसान अल्फाज में,
क्या करे, जब भी नए शेयर्स इशू करे तो वो शेयर्स प्रेफर्ड स्टॉक इशू करेगी तो वो क्या कहलाएंगे, सबऑर्डिनेटेड प्रेफर्ड स्टॉक कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आप अपने कंपनी को ये भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो एक स्पेसिफिक डेट टू इक्विटी रेशियो मेंटेन करेगी। आप उन्हें ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तादाद एक स्पेसिफिक नंबर से बढ़ेगी तो उसमें आप हमें भी पार्टिसिपेशन का मौका देंगे। आप उन्हें यह भी कह सकते हैं कि अगर आपने 2 से 3 साल तक मुसलसल कोई डिविडेंड इशू नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया, तो ऐसी सूरत में आप पाबंद होंगे कि हमें ना सिर्फ ये कि करंट डिविडेंड दें बल्कि प्रीवियस डिविडेंड भी प्रोवाइड करें। तो इस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन आप लगा सकते हैं। और ये जब भी आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे होंगे, रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स में एंगेज कर रहे होंगे इशूइंग फर्म को, ये उस वक्त करेंगे जब इन्वेस्टर की बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होगी, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स की बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होगी और इशूइंग फर्म इश्यूअर की बार्गेनिंग पावर वीक होगी। तो ऐसी सूरत में फिर आप क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी को बाउंड कर सकते हैं कि वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्शन परफॉर्म करे या किसी एक स्पेसिफिक एक्शन के परफॉर्म करने से रुक जाए। ठीक, ये आगे टाइम